नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई एक बारी फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से दृष्टि बैच में। तो भाई आज के इस चैप्टर की हम बात करें तो सर आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो। तो भाई आज के इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आज मैं क्लास 9th का, है ना, क्लास 9th का दृष्टि बैच है भाई, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। क्लास 9th का एक चैप्टर है, इसका नाम है ड्रेनेज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अपवाह। इस चैप्टर को हम करेंगे। भूगोल का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चा जो है अक्सर थोड़ा सा, है ना, ऐसा लगता है उसको कठिनाई होती है। अगर ये चैप्टर की बात करूं, अपवाह हो गया हमारा, और एक चैप्टर और है हमारा जलवायु, क्लाइमेट। इन दोनों चैप्टर्स को मैं लाने वाला हूं। आज आप ये पढ़ लो, उसके बाद आप क्लाइमेट चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, अपवाह की बात करूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अक्सर आपने नदियां देखी होंगी या नदियों के बारे में सुना होगा। नदियां तो देखी होंगी, हम सबने कभी ना कभी कोई ना कोई बहती हुई नदियां देखी हैं। क्या तुमने कभी नदियों के तंत्र को देखा है कि नदियां कहां से निकलती हैं, कैसे बहती हैं नदियां, किस दिशा में बहती हैं, और किस तरीके से नदियां जो है एक तरीके से हमारे भारत की, या मैं किसी भी देश की बात करूं, उस देश को आगे बढ़ाने में, उस देश की अर्थव्यवस्था को, उस देश की जो आजीविका है उसको आगे बढ़ाने में नदियों का बहुत बड़ा योगदान होता है ना, नदियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है अपवाह, इसका मतलब जान लेते हैं। अब देखो, थोड़ा सा हम ज्ञान हम तुमको देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, है ना, ज्ञान। देखो, टीचर हूं तो ज्ञान देने का मेरा काम है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले तुम्हें ज्ञान देता हूं। तो समझो, ये शब्द जो है अपवाह, जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज, इसको थोड़ा सा छोटे स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। इस शब्द को थोड़ा सा हम छोटे स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं सर। मतलब ये कि समझो, अगर कोई भी आपको हमारे धरती की सतह पर कोई भी चीज बहती हुई दिखाई देती है, अब वो बहकर कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। अब मैं उदाहरण लेता हूं तुम्हारे घर से। तुम्हारे घर पर क्या होता है भैया, वॉशरूम जो है तुम्हारा, बाथरूम जो है होता है, वहां से पानी बहता है। मम्मी किचन में जब बर्तन धोती है, वहां से पानी बहता है। और अलग अलग पाइप सिस्टम लगा हुआ है तुम्हारे घर में, पाइप लगे हुए हैं, और उन पाइप से होता हुआ सीधा जो पानी है वो कहां जाता है, कहीं बाहर नहीं जाता सड़क पर। आपके घर के आगे ही नाली होगी। वो सारा जो घर का पानी है, या फिर तुम्हारे गली मोहल्ले में, या फिर तुम्हारे शहर में जितने भी घर है, उन सबका पानी जो है वो नालियों में ही जा रहा है। अगर मैं छोटे स्तर की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारा अपवाह का। यानी कि पानी जो है एक तरीके से उसका एक रास्ता है, खुद का रास्ता है, जो कि बह रहा है सर। क्लियर हुआ ना, जो कि बह रहा है। एक तरीके से उसको हम क्या बोल देंगे, ड्रेनेज बोल देंगे। यानी कि एक तरीके से आप देखोगे पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बहता हुआ जो पानी है उसको हमने ड्रेनेज बोल दिया है। अगर इस चैप्टर की हम बात करें, इस चैप्टर में ड्रेनेज का, इस चैप्टर में अपवाह का क्या मतलब है, तो यहां पर बात की जा रही है हमारी नदियों के बारे में। आप देखोगे जो हमारी नदियां होती हैं, जो हमारी नदियों का पूरा तंत्र होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका पानी कहां जाता है, आप बताइए कहां जाता है। आप देखोगे नदियों का जो पानी होता है एक तरीके से, अब जैसे मान के चलो, जो हम खेत वेत में पानी, जो एक तरीके से आप देखोगे कि जो बारिश का पानी होता है, जितनी भी बात करें, बारिश का पानी कहीं भी निकला, पहाड़ों पर बारिश का पानी कहां जाएगा सर, सारा कुछ बह के नदियों में आ जाएगा। फिर नदियों का पानी जो है कहां बहकर जाएगा, नदियों का पानी जो बहकर कहां जाएगा सर, वो समुद्र में चला जाएगा, या फिर बड़े से तालाब में चला जाएगा। समझो थोड़ा सा, यानी कि पानी बह रहा है सर। नदी जो है चली जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, और उस नदी से आप देखोगे अलग अलग, वो नदी जो है वो अलग अलग जगह से पानी इकट्ठा कर रही है सर। और एक तरीके से सारा पानी नदी में जा रहा है, और नदी का पानी कहां जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, या फिर किसी बड़े से तालाब में भी जा सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है सर। अब ये सब किसका हिस्सा है सर, तो ये सब पूरा एक तंत्र है सर, एक बहुत बड़ा सिस्टम है सर, जिसको हम अपवाह तंत्र बोल रहे हैं सर। जिसको हम क्या बोल रहे हैं सर, जिसको हम अपवाह तंत्र बोल रहे हैं। तो पहले लाइन में तो ये बताया गया है। अपवाह जो शब्द है यहां पर, है ना, जो शब्द अपवाह जो इस्तेमाल किया गया है, ये एक तरीके से जो पूरा नदी का जो तंत्र है। अब जब मैं बात करता हूं नदी के तंत्र की, तो यहां पर सिर्फ एक नदी नहीं आती। अब जैसे एक चित्र देख सकते हो आप, यहां पर आप देखोगे ये हमारी क्या सर, ये हमारी मुख्य नदी है, जो सबसे ज्यादा, है ना, डार्क है जो हमारी, वो क्या है सर, ये हमारी मुख्य नदी है। अब आप देखोगे कि मुख्य नदी अकेले नहीं है सर, आप देखोगे इसको छोटी छोटी, है ना, जो धाराएं हैं, जो छोटी छोटी इसकी, जो एक तरीके से आप देखोगे ट्रिब्यूटरीज जो है, वो इसको एक तरीके से अपने सारे पानी को जो है वो इसी में डाल रही है। मतलब आप देखोगे जितनी भी इसकी इसकी छोटी छोटी शाखाएं आप जो देख रहे हो, वो सारी शाखाएं हैं, वो सब सारा पानी लाके कहां डाल रही है, तो इस मुख्य नदी में डाल रही है। तो ये पूरा क्या बन गया है सर, ये पूरा एक तरीके से आप देखोगे हमारा तंत्र बन चुका है, एक पूरा सिस्टम बन चुका है, जहां पर एक नदी बह रही है, नदी का एक रास्ता है सर, उस रास्ते पे नदी चल रही है, और ना सिर्फ वो अकेले नदी चल रही है, आप देखोगे इधर उधर से छोटी मोटी जो धाराएं हैं, वो भी एक तरीके से, जो भी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां भी बोल सकते हो आप, ट्रिब्यूटरीज जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी छोटी मोटी हमारी सहायक नदियां हैं, वो इस नदी में आकर, है ना, मिल जा रही हैं सर। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुई, क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बताओ। हाँ, तो ये क्या है सर, ये एक तरीके से आप देखोगे हमारा अपवाह तंत्र का बहुत ही अच्छा उदाहरण हो जाता है, जहां पर हम एक तरीके से पूरा हमारा जो नदी का तंत्र है उसकी हम जो है व्याख्या कर रहे हैं सर।
अच्छा सर, आप देखोगे कि ये क्या बताता है सर, अगर मैं इसकी बात करूं ये क्या बताता है, तो आप देखोगे ये बताता है कि अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग दिशाओं में जो छोटी छोटी धाराएं हैं हमारी, वो आकर क्या करती है, वो आकर एक साथ मिल जाती है सर। कहां मिल जाती है सर? मुख्य नदी में, मुख्य नदी में मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का जो है निर्माण करते हैं। तो समझो ये सारी जो नदियां हैं एक तरीके से आप देखोगे ये क्या कर रही हैं, छोटी मोटी नदियां जो है, ये सहायक नदियां जो है वो एक जगह आकर मिल रही हैं सर। आप देखोगे ये आकर मिल रही है कहां पर सर, है ना, किसी बड़ी नदी में, और एक तरीके से क्या पूरा बना लिया इन्होंने। आप देखोगे, अब देखोगे ये हमारी मुख्य नदी है, बहती जा रही है, इसमें छोटी मोटी नदियां जो है डुबकियां लगा रही हैं सर, और यही पूरा क्या बन रहा है सर, यही हमारा पूरा अफवाह तंत्र बन रहा है सर, है ना। इसी को हमने जो है क्या बोल दिया सर, इसी को हमने जो है एक तरीके से अफवाह तंत्र बोल दिया। बाद में आप देखोगे ये पूरा जो अफवाह तंत्र है वो कहां जाकर मिल जाता है सर, तो आप देखोगे समुद्रों में, झीलों में जाकर जो है ये मिल जाता है सर, और यहीं पर हमारी अफवाह तंत्र की कहानी खत्म हो जाती है। यानी कि यहां पर एक तरीके से हम बात किसकी करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में एक रिवर की जो जर्नी होती है, एक जो नदी होती है जब वो यात्रा करती है, तो इससे हमें सीख भी मिलती है कि हमें अकेला नहीं चलते, हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हमारे साथ में होते हैं। बोलते हो, क्या बोलते हो, है ना। आप अकेले कभी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। आपको अपनी डेस्टिनी तक, जहां आपको जाना है वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है, अपने फैमिली वालों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों, है ना, जो भी है। खैर रिश्तेदार तो नहीं आते, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन फैमिली वालों की, दोस्तों की तो जरूरत पड़ती है। पढ़ती है नहीं पढ़ती, फटाफट से बताओ, पढ़ती है, हाँ। तो ऐसे ही बताओ, ऐसे यहां पर बोला गया कि भाई नदी जो है, नदी जहां से निकली है वो अकेले यहां तक नहीं पहुंचेगी, उसके साथ में बहुत सारे जो लोग होंगे, है ना, वो सब मिलकर चलेंगे और कहीं ना कहीं जाकर जो है समुद्र में इसका जो सफर है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये होता है हमारा पूरा अपवाह और हमारा अपवाह तंत्र। क्लियर हुआ? अब यहां पर एक और शब्द आता है, इसको हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी। अब अपवाह द्रोणी क्या होता है? अब समझो, किसी भी एक क्षेत्र की मैं बात करूं, अब समझो यहां पर ना एक पूरा क्षेत्र बताया गया, बहुत सारे क्षेत्र होंगे, तो आप देखोगे पूरा एक क्षेत्र है सर, ये पूरा क्षेत्र है सर। अब समझो इस पूरे क्षेत्र में जो भी वर्षा जल है, जो भी वर्षा जल है, यानी कि इस क्षेत्र में जहां भी ये नदी, और जब मैं नदी की बात कर रहा हूं तो ये मुख्य नदी भी आ जाती है और इसकी सहायक नदियां भी आ जाती है। समझो ध्यान से, जब मैं नदी की बात कर रहा हूं तो इस पूरे क्षेत्र में, जब मैं इस मुख्य नदी की बात कर रहा हूं तो इस मुख्य नदी में बाकी की जो छोटी मोटी सहायक नदियां हैं ये भी इसी का हिस्सा है। तो अब ये पूरे क्षेत्र में एक तरीके से ये जो नदी है वो कहां कहां से पानी जो ले सकती है, कहां कहां से पानी ले सकती है सर, कहां कहां से किधर किधर से पानी ले सकती है ना। तो आप देखोगे जितना भी पानी आएगा, जो भी पानी आएगा, बारिश वारिश का जो भी पानी आएगा, कहीं से भी पानी आ रहा है बारिश वारिश का, वो सारा बह के कहां जा रहा है सर, वो सारा बह के कहां जा रहा है सर, वो सारा बह के कहां जा रहा है सर, वो सारा बह के इस पूरे तंत्र में जा रहा है, इस पूरी नदी में जा रहा है, जिसमें इसकी सहायक नदियां भी है ना, इसकी छोटी मोटी नदियां भी हैं और इसकी जो मेन नदी है, जो हमारी जो मुख्य नदी है वो भी है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं अपवाह द्रोणी। आप देखोगे इसकी क्या बताया गया, एक नदी, है ना, यानी कि इस नदी की हम बात कर रहे हैं, जब मैं एक नदी की बात कर रहा हूं उसका मतलब इस नदी में बाकी की इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी आती हैं सर। तो ये एक जो नदी है ये कहां कहां से पानी लाती है सर, ये कहां कहां से, देखोगे किन किन क्षेत्रों से जल का प्रवाहित होता है, किन किन क्षेत्रों से जो जल है वो प्रवाहित होता है, यानी कि नदियों में जाता है। तो जितना भी बारिश का पानी है जो भी है वो कहां जाएगा, सब इस नदी में जाएगा, चाहे इससे जाए चाहे इसकी सहायक नदियों से जाए। अब इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोल रहे हैं सर, आप देखोगे इस पूरे क्षेत्र को जहां जहां से वो नदी जो है वो पानी एक तरीके से ला रही है, प्रवाहित कर रही है, तो उसको हम बोल देंगे अपवाह द्रोणी। इसको हम क्या बोल देते हैं, अपवाह द्रोणी बोल देते हैं। तो इस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां सारा जो जल है वो प्रवाहित हो रहा है सर, चाहे मैं उस मुख्य नदी के बारे में बात करूं चाहे मैं उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करूं, इसको हम एक तरीके से अपवाह द्रोणी या फिर ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं इसको इंग्लिश में। क्लियर हुआ ना? चलिए अब यहां पे बोला जा रहा है कि एक बॉक्स दे रखा है, इसमें एक थोड़ी से कुछ तथ्य दिए गए हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी जो है वो किसका है सर, तो ये अमेज़न नदी का है, जो कि आपको ब्राजील में देखने को मिलेगी। ब्राजील वाला जो हिस्सा है ना साउथ अमेरिका का, वहां पर आपको जो है देखने को मिलेगी सर। ठीक है सर। अब कुछ दूसरे यहां पर कुछ चीजों के बारे में बात की गई है सर, कि एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक टर्म यूज हुआ है यहां पर, इसको बोला गया है जल विभाजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वाटर डिवाइड। क्या बोलते हैं सर, वाटर डिवाइड, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप वाटर डिवाइड को देखोगे तो समझो यहां पर हो क्या रहा है सर, आप देखोगे कि यहां पर एक आपको पूरा जो है ना, पूरा ड्रेनेज बेसिन है, पूरी प्रवाह जो अपवाह द्रोणी जो है देखने को मिल रही है, दूसरी आपको ये देखने को मिल रही है। समझो अब आप इसको अलग अलग कैसे कर पा रहे हो सर, इसको अलग अलग कैसे कर पा रहे हो सर, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ आ गया है सर, इन दोनों के बीच में कुछ आ गया है सर। क्या है सर, ये ऊंचा जो क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, उठा हुआ क्षेत्र हो सकता है, कुछ भी उठा हुआ क्षेत्र हो सकता है सर, कोई भी वो उठा हुआ क्षेत्र हो सकता है सर। और आप देखोगे कि ये जो पूरा उठा हुआ क्षेत्र है हमारा, ये पूरा जो उठा हुआ क्षेत्र है हमारा, है ना, ये किसका काम कर रहा है सर, एक तरीके से आप देखोगे ये जल विभाजन का काम कर रहा है सर, जल विभाजन का काम कर रहा है सर।
क्लियर हो? ये क्या किसका काम कर रहा है सर? ये जल विभाजन का काम कर रहा है सर। किसका काम कर रहा है सर? एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये एक तरीके से आप देखोगे जल विभाजन का काम कर रहा है। यानी कि समझो ये एक अलग तंत्र है और ये अलग तंत्र है। अब ये अलग क्यों है सर? क्योंकि इसके बीच में हमारा आपको एक उठा हुआ स्थान मिल जाता है। एक आपको या तो पहाड़ मिल जाए या मान के चलो कोई एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पठार मिल सकता है। यानी कि इन दोनों के बीच में ये आ गया सर। अब समझो कि इस वाले क्षेत्र में जब बारिश होगी तो इसका पानी सारा यहां आएगा, इस वाले क्षेत्र में जो बारिश होगी इसका सारा पानी जो इधर आएगा, है ना। तो समझो ये दोनों इलाके बट गए सर। इसी को हमने क्या बोल दिया? इसी को हमने बोल दिया वाटर डिवाइड या फिर जल विभाजन। आप देखोगे कोई भी ऊंचा स्थान, कोई भी ऊंचे क्षेत्र की हम बात करें, कोई भी ऊंचे क्षेत्र की बात करें, जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है सर, कोई उच्च भूमि हो सकती है सर, पठार हो सकता है, जो क्या करता है सर, जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को अलग अलग बांट देता है। तो एक अपवाह द्रोणी ये है हमारी, एक अपवाह द्रोणी ये है सर। एक जगह ये पूरा तंत्र है हमारा, एक जगह ये तंत्र है। यानी कि इधर वाले हिस्से में जो भी पानी गिरेगा, बारिश वारिश कहीं का भी, तो वो इस नदी में आएगा। इधर साइड जो है जो भी बारिश वारिश होगी, जो भी पानी वर्षा होगी, उसका सारा पानी जो है इन नदियों में जाएगा, इन नदियों में, इनकी सहायक नदियों में जाएगा। तो ये क्या हो गया सर? इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे जल विभाजन। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, जैसे आप देखोगे उदाहरण में बहुत सारे दे सकता हूं आपको। जैसे आप देखोगे ना, जैसे हम बात करें मानसरोवर ग्लेशियर की, मानसरोवर की हम बात करें तो आप देखोगे मानसरोवर ग्लेशियर क्या है सर? वो अपने आप में वाटर डिवाइड का काम कर रहा है सर। इधर आप देखोगे, इधर इस मानसरोवर ग्लेशियर की हम बात करें, इसके इधर साइड आप देखोगे आपको हमारी सिंधु नदी बहती हुई दिखाई देगी, और इधर साइड जो है आपको देखो, आप देखोगे तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई दिखाई देगी। तो एक तरीके से आप देखोगे ये जो हमारा पूरा ग्लेशियर है मानसरोवर, ये किसका काम कर रहा है? ये जल विभाजन का काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर आप जाओगे इधर पंजाब साइड, है ना, पंजाब हरियाणा साइड आप जाते हो तो आप देखोगे ना, अंबाला नगर की हम बात करें तो ये क्या करता है सर? अंबाला नगर की हम बात करें उधर पंजाब साइड आप जाते हो तो उधर पड़ता है ना। तो अंबाला नगर की हम बात करें तो ये क्या, अंबाला नगर पूरा ही एक तरीके से आप देखोगे वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, एक जल विभाजन का काम कर रहा है। अब कैसे काम कर रहा है? क्योंकि आप देखोगे अंबाला के इधर साइड आप देखोगे, इधर साइड तो ये पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी, है ना, और इधर साइड आप देखोगे, इधर आपको एक अलग ही अपवाह द्रोणी देखने को मिलती है, जो है हमारी किसकी सर? जो है हमारी गंगा नदी की, है ना। तो आप देखोगे इधर साइड आपको मिल रहा है क्या? इधर साइड यानी कि पश्चिम की साइड आपको मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है अंबाला नगर, सॉरी, आपको मिल रहा है हमारा पूरा सिंधु नदी। और आप अगर पूरब की साइड जाते हो, यानी कि इधर की साइड, है ना, इधर की साइड जाते हो, जैसे मान के चलो, ये थोड़ा सा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा भारत है सर। थोड़ा सा मैप में समझ में आएगा सर, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो आप देखोगे कि जो ये हमारा पंजाब है सर, इधर साइड आप देखोगे, इधर साइड आप देखोगे कि हमारी जो आपको तंत्र देखने को मिल रहा है, ये क्या है सर? ये सिंधु नदी है सर। ये सिंधु नदी का तंत्र है पूरा, सिंधु नदी का, है ना। कुछ भाग जो है सिंधु नदी का कहां बहता है सर? कुछ भाग भारत में है, ज्यादातर भाग जो है पाकिस्तान में। लेकिन इधर साइड आप देखोगे तो एक आपको अलग तंत्र मिल रहा है सर। इधर आप देखोगे आपको गंगा नदी का तंत्र मिलता है। तो गंगा नदी का तंत्र अलग है, अपवाह द्रोणी अलग है, और सिंधु नदी का अलग है। तो एक तरीके से बीच में क्या है? बीच में कोई एक उठा हुआ, एक आपको क्या देखने को मिलता है? उठा हुआ आपको क्षेत्र देखने को मिलता है। यहां पर अंबाला की बात की जा रही है, अंबाला नगर की बात की जा रही है। और इसने क्या किया सर? इसने एक तरीके से सिंधु को और गंगा को अलग अलग बांट दिया सर, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं सर? इसी को हम बोल रहे हैं सर जल विभाजन। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। अच्छा, आप देखोगे अगर मैं बात करूं भौगोलिक आकृतियों की, तो उसके हिसाब से आप देखोगे हमने क्या किया सर? हमने नदियों को बांट दिया सर। आप देखोगे हमने एक तरीके से, आप देखोगे हमारी जो दक्षिण भारत की जो हमारे प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा कौन सा होता है? तो ये वाला हिस्सा जो है भारत का, वो हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहां पर ये अलग नदियां हैं, और एक तरीके से आप देखोगे ये जो नदियां हैं ये 12 मास नहीं बहती। और आप देखोगे दूसरी हमारी जो नदियां हैं वो क्या है सर? वो हमारी हिमालयन नदियां हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े हिमालय जो हैं, यहां से इनकी उत्पत्ति हुई है सर। और ये ऐसी नदियां हैं जो 12 मास बहती हैं सर, 12 मास जो है आपको बहती हुई दिखाई देंगी। तो आप देखोगे ये हिमालयन नदियां हैं जो कि 12 मास ही बहती हैं सर, 12 महीने आपको बहती हुई दिखाई देंगी। क्यों सर? क्योंकि ये जो नदी है इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्लेशियर से। हाँ, ये हो सकता है पानी का स्तर थोड़ा कम हो जाए सर्दियों के टाइम पर, क्योंकि पानी बहना थोड़ा बंद हो जाता है। गर्मियों के टाइम पर पानी ज्यादा बहता है, मानसून के टाइम पर और ज्यादा पानी बहता है। लेकिन आप याद रखना कि इनमें आपको 12 मास पानी देखने को मिलता है। और यहां पर आपको क्या होगा? यहां पर आपको बर्फ, वर्षा, है ना, से आप एक तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से आपको कहां से जल प्राप्त हो रहा है सर? वर्षा से जल प्राप्त होता है जब मानसून आते हैं सर, है ना। जब ज्यादा ठंड होती है तो वहां पर बर्फ जम जाती है, तो वहां से जल प्राप्त होता है। दूसरी तरफ मैं प्रायद्वीपीय नदियों की बात करूं तो प्रायद्वीपीय नदियां कहीं किसी भी ग्लेशियर से या फिर किसी भी पहाड़ से या फिर हिमालय से नहीं आती सर। ये हमारे दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है, ये वहां से ऑरिजिनेट हुई है, और एक तरीके से मौसमी है सर। यानी कि आप देखोगे कि जब बरसात का, मानसून का वक्त आता है, तब इनमें अच्छा खासा पानी दिखता है। और आप देखोगे कि साल के कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जब ये नदी जो होती है, या तो इनमें बहुत ही कम पानी मिलेगा, या फिर ये सूख भी जाती हैं सर। क्लियर हुआ? यानी कि ये जो नदियां होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं सर? वर्षा पर। क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अच्छा, वर्षा तुम्हारी वाली नहीं है, वो वर्षा दूसरी, बारिश की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, बहुत शैतान हो तुम। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम हिमालय नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। बारहमासी नदियां हैं और सबसे शक्तिशाली हैं, और इनकी अगर आप अपवाद द्रोणी की बात करोगे, अच्छी खासी इनकी अपवाद द्रोणी आपको अपवाद तंत्र देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया विशेषताओं की, हिमालय की नदियों की विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं। आ सकता है एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि भाई ये बताइए कि हिमालयन की जो नदियां हैं इनकी क्या विशेषता देखने को मिलती है। पहली तो तुम्हें लिखना है कि ये 12 मासी है सर, 12 महीने इनमें आपको जो है पानी देखने को मिलेगा सर। इसके अलावा आप देखोगे कि ये कहां से आती है सर, इसके अतिरिक्त आप देखोगे ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाला जो हिम, यानी कि हमारा जो ग्लेशियर है, जहां पर आपको मोटी मोटी परतें दिखती हैं बर्फ की, है ना, तो वहां से आपको जो है पानी प्राप्त होता है सर। जब ये बर्फ पिघलती है धीरे धीरे, तो आप देखोगे आपको ये पानी मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए आप देखोगे ये अपने उत्पत्ति के स्थान से आप देखोगे समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। तो आप देखोगे जैसे मैं बात करूं अपने ब्रह्मपुत्र नदी की और गंगा नदी की, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का पानी जो है जब ये कहां से आती है सर, ये ग्लेशियर से आती है। आप देखोगे हमारी जो गंगोत्री ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर जो है, इनसे आप देखोगे हमारी अलकनंदा और ये भागीरथी नदी निकलती है, फिर ये दोनों मिलती हैं। उसके बाद आप देखोगे गंगा नदी, फिर गंगा नदी पूरा हमारा उत्तर भारत में आती है, उत्तराखंड से होती हुई उत्तर भारत में आप देखोगे हमारा यूपी, है ना, बिहार वाला हिस्सा, फिर हमारे जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, फिर ये बांग्लादेश में भी एंटर लेती है। उसके बाद आप देखोगे ये कहां डुबकी लगाती है सर, तो ये पंजाब, ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, यहां पर ये डुबकी लगाती है सर। उसी प्रकार आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी है, वो भी उधर से बहती हुई जाती है ना, मानसरोवर ग्लेशियर से, सांगपो बोलते हैं उसको तिब्बत में। फिर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश से नमचा बरवा से होती हुई ये मोड़ लेती है। उसके बाद आप देखोगे आसाम से होती हुई है, अरुणाचल प्रदेश आसाम से होती हुई ये सीधा बांग्लादेश में एंट्री लेती है। फिर आप देखोगे दोनों जो रिवर हैं, ये दो नदी जो है मेघना नदी को की उत्पत्ति करती है। उसके बाद आप देखोगे ये भी कहां जाती है सर, ये भी एक तरीके से आप देखोगे हमारी बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। ये खैर मैंने बहुत जल्दी में बता दिया, मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा तुम्हें, कोई बात नहीं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन हाँ समझो इतना कि मैंने बस इतना बताने की कोशिश की है कि सारी जो नदियां हैं ये एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करती हैं। पहली बात इतना समझो, बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं और अपने आप को समुद्र में चली जाती हैं। फिर आप कहोगे सर सिंधु के बारे में आपने बताया नहीं। हाँ, सिंधु के बारे में इसलिए नहीं बताया बेटा, सिंधु का कुछ % हिस्सा ही जो है भारत के पास है। ज्यादातर आप देखोगे 80% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है। खैर इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे भारत से होती हुई जाती है ना, रास्ता जो है वो हमारे भारत से होता हो जाता है। तभी भारत हमेशा धमकी दे देता है कि ज्यादा कुछ करोगे बकायदी तो हम तुम्हारा पानी वानी रोक लेंगे। लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम जो हिस्सा है हमारी सिंधु नदी का वो कहां बहता है, पाकिस्तान में। फिर आप देखोगे अरब सागर में डुबकी लगा लेती है। समझ में आया? तो हाँ, अगर तुमसे कोई पूछ ले कौन सी नदी जो है, कौन सी हमारी हिमालयन नदी जो है जो एक तरीके से अरब सागर में डुबकी लगाती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है सर ये, तो हमारी वो इकलौती सिंधु नदी है। बाकी सारी नदियां जो है कहां डुबकी लगाती हैं सर, वो हमारी बंगाल की खाड़ी में। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आगे हम बात कर लेते हैं। आप देखोगे कि ये एक तरीके से क्योंकि बहुत ऊंचाई से आती है, बहुत ऊंचाई से आती है, क्योंकि समझो कि जब ऊंचाई होती है तो तीव्रता ज्यादा हो जाती है। एक बात बताओ, तुम कोई ढलान पर पानी डालोगे तो बहुत स्पीड से जाएगा ना, स्पीड से जाएगा तो ठीक है। जब ये नदियां ऊपर से ग्लेशियर से बहती हुई आ रही होती हैं तो छोटी छोटी धाराओं में बहती हुई आती हैं, अलग अलग धाराओं में बहती हुई आती हैं, और तुम्हें शायद पता भी नहीं लगेगा कि भाई ये मैदानी क्षेत्र में जाके एक बड़ा रूप ले लेती है, विशाल रूप ले लेती है नदी का। लेकिन जब ये पहाड़ों में बह रही होती है तो ढलानों पे बहती हैं और बहुत ही तीव्र तरीके से नीचे की तरफ आती हैं। तो आप देखोगे ये बड़ा ही अपर्दन करती हैं, मतलब तोड़ फोड़ मचाती हुई, पत्थरों को काटती हुई, है ना, तीव्र अपर्दन करती हुई जो है आती हैं। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनको चीरती हुई आती हैं भाई ये। और आप देखोगे फिर ये क्या करती हैं, अपने साथ में बहुत सारी गाद, बहुत सारी सिल्ट, बहुत सारी मिट्टी बालू अपने साथ में लाती हैं, है ना। एक तरीके से संवहन का मतलब क्या, एक तरीके से अपने साथ में लाना। तो आप देखोगे उत्तर भारत का पूरा जो मैदानी क्षेत्र है वो बना ही कैसे है सर, वो इन नदियों के ही द्वारा बना है। क्यों? क्योंकि ये जो नदी थी ये अपने साथ में अपर्दन करती हुई आती हैं, तोड़फोड़ मचाती हुई आती हैं सर, अपने साथ में कंकड़ पत्थर बालू सिल्ट वगैरह लेके आती हैं। और यही जो पत्थर कंकड़ पत्थर सिल्ट वगैरह जो है, इन्हीं से आप देखोगे हमारी मिट्टी का निर्माण हुआ है सर उत्तर भारत की। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से तोड़फोड़ मचाती हुई आती है। फिर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे गॉर्जेस बनाते हैं सर। गॉर्जेस का मतलब क्या होता है, तो एक तरीके की घाटी है सर। मैंने बताया कि रिवर जब आती है तो एक तरीके से बहुत तेज स्पीड होती है, तो जब स्पीड बहुत तेज होती है तोड़फोड़ मचाती है सर। तो आप देखोगे पत्थरों के बीच में बहुत सारी दरारें वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, कुछ इस तरीके की। आप देखोगे ना, ये देखो ये क्या है सर, ये गॉर्जेस है सर। ये देखो ये हमारी चट्टाने हैं, ये भी चट्टाने हैं, इसके बीच में नदी बह रही है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर ये जो चट्टाने होंगी ये जुड़ी हुई होंगी, कहीं ना कहीं नदी ने इनको अलग किया है और अपना रास्ता बनाया है। तो बड़ी बड़ी जो आप एक तरीके से आप देखो, आप बोल सकते हो गॉर्जेस क्या है, हमारी घाटी है सर, पथरीली घाटी है जहां से नदी बह के निकल रही है। नदी ने अपना रास्ता बना लिया है उन घाटियों से, बहुत समय लगा होगा लेकिन बना लिया। तो इनको हम बोल देते हैं गॉर्जेस, है ना, गॉर्ज बोल देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में, है ना। सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम गंगा के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले मैं गंगा नदी सिंधु नदी के बारे में बात करूं तो सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो आप देखोगे तिब्बत में, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है जो आज चाइना के कंट्रोल में है,
यहां पर जो हमारा मानसरोवर झील जो है, जो कि मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है, आप देखोगे ये देखो ये क्या है सर, आप ध्यान से देखकर फटाफट ये देखो, है ना, ये हमारा बुखारचू ग्लेशियर है, मानसरोवर ग्लेशियर बोलो, कुछ भी बोल दो उसको। यहां से हमारी कौन सी नदी निकलती है सर, यहां से आप देखोगे मानसरोवर झील से, यहां पर आपको झील दिखाई देगी एक, और इस झील से आप देखोगे मानसरोवर झील से हमारी आपको इंदस या फिर सिंधु नदी जो है दिखाई देगी। इंदस नदी भी बोल देते हैं, सिंधु नदी हिंदी में बोलते हैं इसको, सिंधु नदी। तो आप देखोगे ये सिंधु नदी हमारी जो है निकलती हुई आपको दिखाई देगी। आप देखोगे आपको एक चीज का अचंभा होगा कि इसकी एंट्री सबसे पहले आप देखोगे ना, पाकिस्तान में तो बाद में होती है इसकी एंट्री, पाकिस्तान में तो बाद में होती है, सबसे पहले कहां होती है, भारत के क्षेत्र में, है ना। ये पूरा जो हमारा लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहां से होती हुई जाती है, फिर आप देखोगे ये कश्मीर, है ना, गिलगिट बलूचिस्तान वाला जो इलाका यहां से होती है, तब जाके जो है एक तरीके से आप देखोगे ये यहां पर एंट्री लेती है। कहां पर सर, ये कहां पर एंट्री लेती है, तो यहां पर आप देखोगे ये एक तरीके से पाकिस्तान में एंट्री लेती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये तरीके से तिब्बत में जो हमारा मानसरोवर झील है, वहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, कहां से निकली है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, आप देखोगे किसकी तरफ बहती है, तो पश्चिमी की तरफ। तो आप देखोगे ये किसकी तरफ बह रही है, तो इधर की साइड क्या है सर, ये पश्चिम है पूरा हमारा। तो पश्चिम की तरफ जो है एक तरीके से इसका अपवाह जाता है, एक तरीके से इसका जो प्रवाह है, बहाव जो है, बहाव का मतलब क्या है, किस तरफ बह रही है, प्रवाह का मतलब क्या है, किस तरफ बह रही है। तो एक तरीके से आप देखोगे पश्चिम की तरफ बहती है और लद्दाख में प्रवेश करती है। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत बहुत सुंदर सुंदर ये दर्शनीय गॉर्जेस वगैरह बनाती है सर, है ना, बीच में बहुत सारी घाटियां बनाती है, नदी घाटी बनाती है। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारी लद्दाख में जो सहायक नदियां हैं वो इसमें आके जुड़ जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे जास्कर की हम बात करें, नुबूरा की हम बात करें, नबूरा बोल दिया, नुबरा की हम बात करें, है ना, श्योक तथा इंझा की हम बात करें, तो ये सारी जो नदियां हैं कहीं ना कहीं क्या है सर, सहायक नदियां हैं। ठीक है सर, क्लियर हुआ। फिर आप देखोगे पाकिस्तान वाली सहायक नदियां याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमारी जो भारत की है वो याद कर लेना बस। ठीक है, अगर मैं मुख्य सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो आप देखोगे ये आपको मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी दिखती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये मुख्य जो सहायक नदियां हैं ये पता होना चाहिए आपको। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा मानसरोवर है, ये पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहां से ये निकली, फिर ये लद्दाख में एंट्री लेती है। यहां पर आप इसको बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं जो मैंने अभी बताई हैं उसको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये कहां एंट्री लेती है सर, ये पाकिस्तान में एंट्री ले लेती है। ठीक है ना, बट फिर आप देखना कि पाकिस्तान में जब एंट्री ले रही है तो अकेली नहीं है, इसके साथ में काफी सारी इसकी सहायक नदियां भी हैं। जैसे आप देखोगे ये झेलम, है ना, फिर रावी हो गई, ब्यास, चिनाब, सतलज, ये क्या है सर, ये एक तरीके से आप देखोगे इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ, अब ये कहां पर ये मिल जाती है, तो आप देखोगे ये मिल जाती है मिठानकोट में, और मिठानकोट के बाद आप देखोगे मिठानकोट कहां पर है सर, ये पाकिस्तान में। मिठानकोट से आगे बहती है नदी और आप देखोगे कहां डुबकी लगा लेती है, अरब सागर में। बस इतना ही आपको याद करना है। ये इकलौती ऐसी नदी है, हमारी हिमालय नदी है, जो हमारी अरब सागर में जो डुबकी लगा रही है। इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है। तो आप देखो जो मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन सी है सर, तो हमारी सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इन 5 नदी को याद कर लेना। आप देखोगे कि ये आपस में कहां मिल जाती हैं, तो ये याद कर लेना, पाकिस्तान में जो मिठानकोट है इसके पास मिल जाती हैं, है ना। और इसके बाद आप देखोगे कहां अंत होता है इनका, जो प्रवाह है जो बह रही है, ये अंत कहां होता है इसका, तो आप देखोगे ये अपने अंत में डुबकी लगा लेती है। कहां पर, कराची से, कराची वाला क्षेत्र है ना, पूरे कराची वाला क्षेत्र है पूरा, है ना, तटीय क्षेत्र। कराची से होते हुए आप देखोगे पूरब में, आप देखो कराची से पूरब की ओर आप देखोगे अरब सागर में बह जाती है। तो यहां पर ये डुबकी लगा लेती है, यहां पर ये डुबकी लगा लेती है। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, मुख्य तथ्यों की हम बात करें, कुछ बेटा बहुत ही मेहनत से पीपीटी बनाई है, समझो थोड़ा सा, है ना, अच्छी पीपीटी है, इससे बेहतरीन पीपीटी आपको क्लास 9th में कहीं मिलेगी नहीं। और हाँ, इसके अगर तुम्हें नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो तुम्हें ऐप पर मिलेंगे, दृष्टि बैच पर चले जाना, वहां पर तुम्हें इसके नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की, तो 2900 किलोमीटर की लंबाई है, और इसकी गिनती जो है विश्व की लंबी नदियों में होती है। ठीक है सर, आप देखोगे कि समझो यहां पे, अब इसका जो पानी है, आप देखना इसका जो पानी है वो कितना है सर, तो हमारे पास पूरा नहीं है सर, है ना। तो आप देखोगे 1/3 से कुछ अधिक भाग जो है भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब की तरफ बहता है। तो समझो अगर मैं पूरे 100% बोलूं तो 100% का 1/3 लगभग 33% जो भाग है वो भारत में है सर, जो कि कहां पर बहता है सर, भारत में। आप देखोगे जम्मू कश्मीर में, कुछ लद्दाख में, है ना, और कुछ हिमाचल में और कुछ पंजाब में। क्लियर हुआ। शेष जो भाग है वो कहां बहता है, वो सर पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है, क्यों, क्योंकि एंट्री कहां से होती है, एंट्री भारत से होती है। यानी कि मान के चलो मैं तुम्हें पानी की सप्लाई दे रहा हूं, लेकिन वो पानी की सप्लाई मेरे घर से जा रही है, तो उस सप्लाई को मैं कट कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं भारत भी ऐसी धमकी देता रहता है। क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, भैया, अरे भैया प्रणाम प्रणाम, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं अपनी गंगा मैया के बारे में, और जो भारत की सबसे सैक्रेड, सबसे, है ना, एक तरीके से आप देखोगे एक ऐसी रिवर मानी जाती है जिसको पूछते हैं लोग, जिसका पानी बहुत पवित्र माना जाता है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए तो आप देखोगे, अच्छा एक बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है ना, बताना, है ना, कि अलकनंदा और भागीरथी, कमेंट सेक्शन में बताना सबके सब, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अलकनंदा और भागीरथी ये कहां पर, इनका संगम कहां पर होता है, और इनका जो संगम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको आपको ना एक तरीके से कमेंट में बताना है सर, कमेंट में बताना है, ठीक है। और आंसर नहीं देखना, आंसर नहीं देखना, ठीक है ना।
ये आगे निकलती है, इसको क्या बोलते हैं हम? अब समझो, गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी ऐसा बोला जाता है कि एक तरीके से गंगोत्री से निकली है। अब समझो, ये पूरी बात सच नहीं है। गंगा नदी जो नाम दिया जाता है वो दो नदियों के मिश्रण से दिया जाता है। आप देखोगे जो हमारा सतोपत ग्लेशियर है वहां से हमारी जो अलकनंदा नदी है वो निकलती है। फिर आप देखोगे हमारे जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ऐसा बोला जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आधा सच है, क्योंकि भागीरथी से मिलने के बाद गंगा नदी बोला जाता है। तो समझो कि जो हमारा सतोपत ग्लेशियर है यहां से निकलती है हमारी अलकनंदा, और हमारा जो ग्लेशियर है बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी क्या, भागीरथी। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो आप देखोगे इसके आगे जो नदी बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं सर, उसको हम बोल देते हैं गंगा नदी। ठीक है ना, तो इतना आपको जो है याद होना चाहिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिमालय से आने वाली जो प्रमुख सहायक नदी, समझो, हाँ ठीक है, ये सारा हो गया, यह हो गया, हाँ हाँ। और एक चीज और, हाँ एक चीज याद रखना भाई, क्या याद रखना है आपको, हाँ, कि जब ये नदी मैदानी क्षेत्रों में कहां से आती है तो आप देखोगे लास्ट इसका जो ऊंचे पहाड़ियों से आने वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आप देखोगे ये कहां एंटर ले लेती है, ये सीधी सीधी उत्तर प्रदेश में एंट्री ले लेती है सर। इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। आप समझो हिमालय से आने वाली प्रमुख सहायक नदियां, आप समझो कि ये जो गंगा नदी है इसकी बहुत सारी हमारी सहायक नदियां भी हैं। अब सहायक नदियों की हम बात करें तो सहायक नदियां दो तरह की हैं। एक तो समझो, एक तो उसको जैसे नदी ये जा रही है, ये हमारी गंगा नदी है, देखो ये हमारी क्या है सर, ये हमारी गंगा नदी है, ये गंगा नदी है सर, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी की हम सहायक नदियों की बात करें तो अगर मैं उल्टे साइड और सीधे साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करूं, तो आप देखोगे ये इसका सीधा हाथ हो गया सर और ये इसका उल्टा हाथ हो गया। अगर मैं उल्टे हाथ की सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो आप देखोगे घाघरा हो जाएगा हमारा, घाघरा है ना, घाघरा की हम बात करें, घाघरा बोलते हैं सॉरी, घाघरा की हम बात करें, गंडक की हम बात करें, कोसी की है ना, गंडक हो गया, कोसी हो गई हमारी। तो ये सारी जो नदियां हैं क्या है सर, ये हमारी सहायक नदियां हैं। ये खुद नदियां कहां से आती है, ये भी हमारी नदियां ग्लेशियर से आती हैं। अगर आप उल्टे साइड की बात, सॉरी सीधे साइड की बात करोगे तो सीधे साइड में सबसे बड़ी नदी जो आती है जो कि ग्लेशियर, अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी जो है जो गंगा नदी की सहायक नदी है और जो एक तरीके से आप देखोगे इकलौती एक ऐसी सहायक नदी है जो सीधे तरफ से आती है और जो ग्लेशियर से आती है, जो पहाड़ों से आती है, हिमालय से आती है, तो वो है हमारी यमुना। तो यमुना नदी जो है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है ये आएगी और आप देखोगे गंगा नदी को कहां से ज्वाइन करेगी सर, प्रयागराज, है ना, प्रयागराज जो कि हमारा कहां पर है, इलाहाबाद, जो आज के टाइम पर प्रयागराज बोला जाता है, ठीक है ना, यहां से आप देखोगे इसको ज्वाइन करेगी गंगा नदी को। कहां पर सर, प्रयागराज में, ठीक है ना, प्रयागराज जगह जो है वहां पर, जो कि यूपी में आता है। इसके अलावा आप देखोगे अलग अलग इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे हम बात करें बेतवा की, सोन की, है ना, चंबल की, तो ये कुछ इसकी जो है ऐसी सहायक नदियां हैं जो एक तरीके से आप देखोगे जो हिमालयन वाली नहीं है सर, जो एक तरीके से हिमालयन नदियां नहीं है सर, ये नीचे से आती है सर। ये नीचे वाला प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है हमारा और जो हमारा मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, यहां से नदियां निकलती हैं और ये गंगा नदी को जो है ज्वाइन कर लेती हैं कहीं ना कहीं, है ना। सोन नदी की हम बात करें, अब समझो यहां पे बच्चे कहेंगे सर एक बात बताओ सर, ये तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सर ये तो हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है ना, तो समझो थोड़ा सा, तो यमुना नदी भी कहां मिल रही है जाके, गंगा में। तो समझो थोड़ा सा कि गंगा नदी जो है एक तरीके से, तो यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं तो वो गंगा नदी की सहायक नदियां हुई ना भाई, क्लियर हुआ ना। तो समझो थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको कि अगर ठीक है भैया कि गंगा नदी में सीधे नहीं जा रही चंबल वगैरह, है ना, बेतवा वगैरह, ये पहले किसकी सहायक नदियां बनी है, यमुना की, लेकिन यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी नदियां भी ऑटोमेटिकली गंगा की सहायक नदियां हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्लियर हुआ ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। फिर आप देखोगे यमुना की हम बात करें तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा को दाहिने किनारे से जो है एक तरीके से आप देखोगे सीधे तरफ से आप देखोगे गंगा में जाकर मिल जाती है। और कहां पर मिलती है, प्रयागराज में, क्लियर हुआ, प्रयागराज में, क्लियर हुआ ना। चलिए आप देखोगे घाघरा, गंडक, कोसी की हम बात करें, इनकी हम बात करें तो ये नेपाल हिमालय से बहती हुई आती हैं सर, ठीक है। और ये नदियां जो है वो क्या करती हैं, एक तरीके से नदियों की खासियत और है, ये जो नदियां हमारी है ना, गंडक, कोसी की हम बात करें, घाघरा की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जब ये उत्तर भारत में एंट्री लेती है तो कई सारे हमारे बिहार का और हमारे जो बिहार का क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र जो है हमारा यूपी का है, यहां पर बाढ़ बाढ़ लाने का भी काम करती है। लेकिन याद रखना कि इनकी ये जो है ना गंडक, घाघरा, कोसी की हम बात करें, ये नदियां अपने साथ में बहुत ही उपजाऊ एक तरीके से गाद लेके आती हैं, मिट्टी लेके आती हैं, जो कि खेती करने के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो नुकसान के साथ साथ ये फायदा भी पहुंचाती हैं। तो इतनी चीजें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली कुछ हमारी जो मुख्य सहायक नदियां ये कौन है, यानी कि नीचे वाले क्षेत्र से आ रही हैं। तो उसमें आप देखोगे हमारी चंबल, बेतवा, सोन, ये मुख्य है सर। चंबल है
बेतवा है और सोन है सर। ये नीचे वाले क्षेत्र से आ रही है, नीचे वाले ये प्रायद्वीपीय की उच्च भूमि जो है उससे आ रही है। ये कौन से क्षेत्र से आ रही है? तो जो हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है, यानी कि यहां पर बारिश वारिश कम होती है, जो सूखा क्षेत्र रहता है यहां पर आती है। याद रखना इन नदियों की लंबाई कम होती है और पानी का जो स्तर होता है वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि समझो यहां पर पानी हमेशा नहीं मिलेगा, यहां पर सिर्फ पानी आपको कम मिलेगा, ज्यादा पानी कम मिलेगा। वैसे कम पानी होता है, ज्यादा पानी तब मिलता है जब मानसून चल रहे होते हैं, वर्षा हो रही होती है। आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई है? क्लियर हो गया? पक्की बात है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, होमवर्क भूलना मत भाई, होमवर्क मत भूलना। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलते हैं उसको हम प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग मतलब दो नदियों का संगम है, दो नदी हम जहां मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं, है ना? तो कौन सा प्रयाग है वो? इस प्रयाग का नाम क्या है सर? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। होमवर्क है ये, प्रॉपर तरीके से होमवर्क है, क्योंकि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, प्रॉपर होमवर्क है। इसको ध्यान, मतलब मैं मजाक सेट के बोल रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी बार ही बोल रहा हूं ये, तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये होमवर्क हो गया तुम्हारा आज का, ठीक है ना? बताना। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है? फिर आगे क्या होता है सर इस नदी का? ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। आगे यार आप देखोगे इस नदी का होता क्या है भाई, बहुत ही बढ़िया होता है इस नदी का। फिर आप देखोगे आगे चलकर, आप देखोगे ये यूपी से बहती हुई जाती है, हमारा ये पूरा जो हमारा ये क्षेत्र है पूरा, ये बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार से होती हुई आप देखोगे कहां एंट्री लेती है? आप देखोगे एंट्री लेती है हमारी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में आप देखोगे क्या आता है हमारा? पश्चिम बंगाल में आता है हमारा फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। अब एक तरीके से यहां पर एक तरीके से नदी जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है ना? एक तरीके से आप देखोगे दो भागों में बढ़ जाती है। तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में जो फरक्का नाम की जगह है, यहां तक बहती है गंगा नदी, है ना? जो एक तरीके से आप देखोगे यहां के बाद क्या होता है, जो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि गंगा जहां डेल्टास बनाते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको। ये आपको क्या दिख रहा है सर? ये आपको समुद्र दिख रहा है, ये समुद्र है ना? समुद्र से पहले आप देखोगे कि जब नदी जाती है सर, जब कोई भी नदी जाती है तो अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट लेती है। क्यों सर? क्यों? नदी की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है सर, नदी की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है, नदी के पास बहुत सारी गाद होती है, तो ये बीच बीच में आप देख रहे हो ना, ये बीच बीच में अपनी गाद छोड़ते हो जाती है सर। तभी ये जो इलाका है पूरा बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है सर, यहाँ पर जूट वूट की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। बाकी आप देखोगे फिर ये समुद्र में जाके मिल जाती है सर, है ना? समुद्र में जाके मिल जाती है नदी जो है, ये समुद्र में जाके मिल जाती है सर, मिल जाती है सर, ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो आप देखोगे कि जहां ये समुद्र में जाके मिल रही है वहां आप देखोगे इसका जो सबसे उत्तरी भाग है वो कौन सा? हमारा फरक्का है सर। यहां पर होता क्या है आप समझो, यहां पर आप देखोगे कि जो हमारा ये जो बिंदु है फरक्का बैराज जो है, यहां पर जो नदी जो है गंगा नदी, ये दो भागों में बढ़ जाती है सर। कितने कितने भागों में सर? ये दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है सर, ठीक है सर? बहुत अच्छी बात है, गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है सर? फिर आप देखोगे गंगा नदी दो भागों में बढ़ती है, फिर इसको एक भाग जो है इसको बोलते हैं हम भागीरथी हुगली। देखो दोनों सेम ही है, भागीरथी बोल लो हुगली बोल लो, दोनों सेम ही है। उधर आप देखोगे ना, उधर साइड कलकत्ता वगैरह में इसको हुगली बोलते हैं, भागीरथी दोनों सेम ही है। भागीरथी हुगली की हम बात करें तो ये क्या है सर? एक तरीके से हमारी वितरिका है। वितरिका को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, यानी कि जब नदी अपने अपने हिस्सों को बांट देती है, एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर चला गया, तो एक हिस्सा कहां जाता है? एक हिस्सा जाता है नीचे, नीचे की तरफ। थोड़ा सा अगर मैं देखूंगा, थोड़ा ये देखो ध्यान से, ध्यान से यहां पर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, इधर से हमारी जो गंगा नदी है जा रही है सर, जा रही है, जा रही है, जा रही है, अलग अलग इसकी जो एक तरीके से नदियां हैं वो उसको ज्वाइन कर रही है। जैसे गोमती, घाघरा की हम बात करें, गंडक की हम बात करें, कोसी की हम बात करें, क्या है सर? ये एक तरीके से आप देखोगे इसकी जो उल्टे साइड की जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं। फिर आप देखोगे इधर हमारी यमुना हो गई, है ना? फिर अलग अलग बेतवा, है ना? सोन की हम बात करें तो ये हमारी क्या है? ये हमारी सीधे साइड से जो है हमारी सहायक नदियां हैं। फिर क्या होगा सर? फिर गंगा जा रही है, जा रही है, बिहार का हिस्सा हो गया हमारा, है ना? बिहार हो गया। फिर आप देखोगे ये यहां पर आ गई सर, यहां पर आप देखोगे यहां पर ये हमारा क्या सर? ये हमारा फरक्का बैराज। अब यहां से जो होगा, यहां से हमारी जो गंगा नदी है दो हिस्सों में बटेगी। एक तो ये हो गया दक्षिण की तरफ। अब ये यहां से कहां जाएगी सर? ये दक्षिण की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी। यहां से आप देखोगे नीचे वाली एक हिस्सा इसका इधर निकल जाएगा, ये देखो, है ना? ये जाके कहां डुबकी लगा लेगा सर? हमारे बंगाल की खाड़ी में, यानी कि दक्षिण वाला एक हिस्सा नीचे निकल गया। इसको हमने क्या बोला? जिसको हमने हुगली भागीरथी बोल दिया। एक हिस्सा जो है कहां जाएगा सर? एक हिस्सा जाएगा कहां पर सर? एक हिस्सा जाएगा हमारा बांग्लादेश में सर। एक हिस्सा कहां जाएगा सर? एक हिस्सा जाएगा इसका बांग्लादेश में। समझ में आया ना? एक हिस्सा इसका कहां जाएगा सर? एक हिस्सा इसका जाएगा बांग्लादेश में। समझ में आया ना? बांग्लादेश में एंट्री ले लेगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो आप देखोगे कि यहां पर बोला जा रहा है कि दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। फिर एट द एंड क्या होता है? आप देखोगे ऊपर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है सर। तो ये बाद में क्या होगा? आप देखोगे बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी सर। ब्रह्मपुत्र नदी में जैसे ये मिलेगी, दोनों ब्रह्मपुत्र नदी और एक तरीके से आप देखोगे गंगा नदी दोनों मिलेंगी, दोनों आगे चल के क्या बनेंगी सर? मेघना। और ये जो मेघना नदी है कहां डुबकी लगा लेगी सर? बे ऑफ बंगाल में। यानी कि आप देखोगे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन जहां होगा उसके आगे जो नदी निकल रही है उसको हमने क्या बोल दिया? मेघना बोल दिया सर। है एक तरीके से मेघना नदी का रूप ले लेती है ये, और एक तरीके से ये कहां चली जाती है? नीचे जाके जो है डुबकी लगा लेती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये कहानी होती है हमारी किसकी सर? ये कहानी होती है हमारी, ये कहानी जो होती है हमारी क्या होती है सर? ये कहानी होती है हमारी
गंगा नदी की। और हाँ, याद रखना एक चीज और याद रखना कि जब ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है, जब बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो बांग्लादेश में इसको क्या बुलाया जाता है? जब गंगा नदी आप देखोगे फरक्का बैराज से दो हिस्सों में बट गई, एक हिस्सा दक्षिण की तरफ चला गया, नीचे वाला हिस्सा हो गया हुगली वाला। अब दूसरा हिस्सा जो है बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवर पद्मा, रिवर पद्मा। और एक तरीके से ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना जी। आप देखोगे रिवर पद्मा जमुना जी, यानी कि ब्रह्मपुत्र और हमारी गंगा नदी दोनों आपस में मिलती है। इसके आगे आप देखोगे फिर ये मेघना नदी का रूप ले लेती है। उसके बाद आप देखोगे सीधा जो है डुबकी कहां लगाती है? हमारे समुद्र। यहां पर आपको कई सारे जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा, वो भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे अंतिम चरण में आप देखोगे गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। उससे पहले आप देखोगे ये मेघना के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब समुद्र में मिलने वाले होते हैं तो भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिल जाती है। मिलने के बाद जो नई नदी निकल रही है उसको ये लोग क्या बोल रहे हैं? मेघना। ठीक है ना? पद्मा कहां बोलते हैं? गंगा को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, तो याद कर लेना है। ठीक है सर। फिर आप देखोगे यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये नदियां जो है, ये सारी जो नदियां हैं ये सुंदरबन डेल्टास को बनाती हैं। अब डेल्टा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसा क्षेत्र जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उंगली जैसी आकृति। ऐसे आपको दिख रही है, देखो ये ऐसा दिख रही है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये क्या है सर? ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है सर? ये सब, ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या है सर? ये एक तरीके से डेल्टाई क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं एक तरीके से सुंदरबन। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्रों में से एक है सर। क्लियर हुआ? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में सर? अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसका उद्गम कहां से हुआ है, कहां से ऑरिजिनेट हुई है? तो आप देखोगे ब्रह्मपुत्र भी हमारी एक तरीके से आप देखोगे मानसरोवर से ही ऑरिजिनेट हुई है। और याद रखना कि जो पूरा ये ग्लेशियर हमारा मानसरोवर ग्लेशियर, ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसका काम कर रहा है सर, है ना? ये एक अलग तंत्र है और ये अलग तंत्र है। इधर हमारा सिंधु नदी का तंत्र है और इधर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। तो ये किसका काम कर रहा है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। अरे भैया, जल विभाजन का काम कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ, तो ये भी एक उदाहरण है हमारा, ये भी हमारा एक उदाहरण है। अंबाला के अलावा ये भी हमारा एक उदाहरण देखने को मिलता है जल विभाजन का। चलिए ठीक है। आप देखोगे कि यहां से मानसरोवर लेक से आप देखोगे ये निकलती है और ये किस क्षेत्र में बहती है? आप देखोगे ये पूरा, आप देखोगे ये ज्यादातर हिस्सा जो है इसका तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहां पर बहता है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जानते हैं। सांगपो में टी साइलेंट है, ठीक है? सांगपो बोलते हैं इसको, सांगपो, सांगपो, है ना? तो आप देखोगे सांगपो नाम से जो है इसको पूरे तिब्बत में जो है बुलाया जाता है। क्लियर हुआ? तो इतना समझो पहले। तो तिब्बत की मानसरोवर झील से के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक। तो आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे इधर क्या है सर? इधर हमारा सिंधु का स्रोत है, तो इसके काफी नजदीक। और आप देखोगे किधर की तरफ बह रही है सर? तो ये पूरब की तरफ। देखो ये पूरा जो है इधर की साइड जो है हमारा पूरब है ना? इधर की साइड क्या आता है? हमारा पूरब आता है। तो इधर की तरफ जो है बह रही है, इधर की तरफ बह रही है। और इसको एक तरीके से क्या बोला गया? इसको एक तरीके से बोला गया है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। आधे से ज्यादा आप देखोगे, है ना? लंबाई की हम बात करें तो वो थोड़ा सा बेटा वो बीच में वो कर लेना, थोड़ा सा एंट्री ले लेना, ठीक है ना? लंबाई सिंधु से अधिक है तो बीच में थोड़ा सा गैप नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, स्पेस दे देना, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। इसकी लंबाई से हम बात करें थोड़ा सा आपको सिंधु से अधिक दिखेगी, परंतु इसका जो अधिकतर मार्ग जो है वो भारत से बाहर है सर। कहां जाता है सर? तिब्बत वाले भाग में। ज्यादातर हिस्सा जो है इसका कहां जाता है सर? ज्यादातर हिस्सा जो है इसका, आप देखोगे ज्यादातर इसका जो हिस्सा है वो कहां बहता है सर? तो आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर इसका जो हिस्सा है वो आपको तिब्बत वाले क्षेत्र में बहता हुआ दिखेगा, जो कि भारत से बाहर है सर। क्लियर हुआ ना? और आप देखोगे ये पूरब की तरफ बहती है हमारी। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। तो इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर मैं बढ़ूं, विशेषता की हम बात करें तो आप देखोगे तिब्बत की हम बात करें तो यहां पर एक तरीके से आप देखोगे ना, यहां पर ठंड वंड ज्यादा पड़ती है, थोड़ी सी ऊंचाई पर है थोड़ा सा, और एक शीत एवं शुष्क, हाँ सॉरी, यहां पे एक तरीके से आप देखोगे ना, यहां पर एक शीत क्षेत्र की हम बात करें तो यहां पे सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है। एक तरीके से आप देखोगे बारिश वारिश कम होती है यहां पे। उसके अलग कारण है खैर। यहां आप देखोगे इस नदी में जल एक सिल्ट की मात्रा में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से पूरा सूखा क्षेत्र है, गर्मी भी पड़ती है, सूखा भी क्षेत्र है, ठीक है सर। तो यहां पर आप देखोगे ये जो नदी है इसमें पानी थोड़ा कम है सर, पानी कम है और सिल्ट वगैरह ज्यादा मौजूद है। लेकिन होता क्या, जैसे ही जो नदी होती है, जैसी नदी जो होती है, जैसे ही आप देखोगे ये भारत में प्रवेश करती है, सूखा क्षेत्र है यहां पर, तो यहां पर थोड़ा पानी कम है और सिल्ट की मात्रा ज्यादा है, मिट्टी बालू वगैरह ज्यादा है, ठीक है ना? लेकिन जैसी जो नदी है वो एक तरीके से एंट्री लेती है कहां पर? भारत में। तो आप देखोगे कहां से एंट्री लेती है, तो समझो कि यहां से जा रही है सांगपो, है ना? और यहां पर आप देखोगे ये आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आप देखोगे पूरा आपको, है ना, पहाड़ मिलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? नमचा बरवा। अब समझो कि तुम ऐसे जा रहे हो, तुम्हारा कोई रास्ता रोक दे, फिर क्या होगा? कोई बीच में दीवार खड़ी हुई है तो क्या होगा? तो तुम अपना मोड़ ऐसा कर ले लोगे ना, यूटर्न ले लोगे भाई, है ना? भागना पड़ेगा तुम्हें। तो यहां पर आप देखोगे ना, अगर ये ना होते तो शायद ये आगे बह जाती, लेकिन हुआ क्या, बीच रास्ते में इसको जो है एक तरीके से आप देखोगे नमचा बरवा की शिखर मिल जाते हैं।
और फिर आप देखोगे ये ले लेती है यू टर्न, है ना, ये ले लेती है यू टर्न, और यहां पर आप देखोगे बड़े बड़े गॉर्जेस जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो घाटियां होती हैं, यहां पर ये तोड़फोड़ मचाती हुई आती है। और याद रखना, क्योंकि इसको बहुत सारी नदियां जो है, सहायक नदियां जो है, वो इसको ज्वाइन कर लेती हैं जैसी एंट्री लेती है यहां पर, है ना। जैसी भारत वाला क्षेत्र आता है तो बहुत सारी सहायक नदियां इसमें आके डुबकी लगा देती हैं। इसीलिए क्या होता है, इसलिए आप देखोगे तिब्बत तक तो पानी कम था, लेकिन जैसे ही ये भारत में आ गई, जैसे ये भारत में एंट्री लेती है, वैसे ही आप देखोगे ना, इसमें पानी का जो स्तर होता है बढ़ जाता है। इट्स वेरी ऑब्वियस, क्या यहां पर जितनी भी नदियां हैं वो आके डुबकी लगा रही है तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। फिर आप देखोगे यहां पर मानसून के टाइम पर घंघोर वर्षा होती है, तो इसलिए यहां पर लेवल बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो इधर आप देखोगे ना, जैसे यहां तक पानी कम था सर, यहां पे शुष्क इलाका था, पानी कम था, लेकिन जैसे ही भारत में आई तो भारत में आप देखोगे एक तरीके से क्या हुआ, भारत में आप देखोगे एक तरीके से पानी का स्तर बढ़ गया। जब पानी का स्तर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं वो इसको ज्वाइन कर लेती हैं। तो यहां पे वही बोला जा रहा है। आप देखोगे नमचा वरवा, जो कि करीबन करीबन आप देखोगे 7,757 मीटर की जो पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र हमारा, इसकी हम बात करें, यहां पर पहुंचकर आप देखोगे ये एक तरीके से यूटर्न लेती है और मोड़ बनाकर एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश में इसकी एंट्री होती है ना। और ये कैसे आती है सर? तो आप देखोगे अलग अलग जो गॉर्जेस है ना, अलग अलग जो घाटियां हैं वहां से होती हुई आती है सर। भारत में आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, तो याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे, है ना, कि फिर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी, वैसे ही आप देखोगे अलग अलग जगह पर अलग अलग सहायक नदियां जो हैं, जैसे कि दिबांग, लोहित और अलग अलग जो सहायक नदियां, जैसे मैं लाया हूं थोड़ा, है ना, लोहित की हम बात करें, दिबांग की हम बात करें, है ना, शुभांशुरी की हम बात करें, है ना, धनशुरी की हम बात करें, क्या है सर? ये एक तरीके से इसकी सहायक नदियां हैं सर। ये सब आके जो है इसमें डुबकी लगा लेती है और एक तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो और भी ज्यादा विशाल हो जाती है। क्लियर हुआ ना? चलिए, असम में क्या बोलते हैं? असम में इसको जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको बुलाते हैं। जैसे ये असम में एंट्री लेती है, आसाम में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। और आप देखोगे कि असम के बाद कहां एंट्री लेगी, तो आप देखोगे ये पूरी एंट्री लेती है नदी हमारे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में शायद इसको जमुना जी बोलते हैं, शायद जमुना जी बोलते हैं, एक बार चेक कर लेना, जमुना जी। और बांग्लादेश में जैसी एंट्री लेगी तो कहां मिलेगी जाके? गंगा जी में। इसके बाद ये मेघना नदी बनाएंगे और उसके बाद वो डुबकी लगा लेगी कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। यह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए ना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप देखोगे कि यहां पर क्या है सर, ये एक तरीके से जो नदी है ये बहुत सारे ऐसे इलाकों से होकर गुजरती है जहां पर बहुत अच्छी खासी बारिश होती है। जिससे क्या होता है, इससे आप देखोगे, जिससे होता यह है कि नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरीके से क्या, अभी तक तो पानी कम था तो सिल्ट ज्यादा थी, अब पानी ज्यादा हो गया तो सिल्ट भी ज्यादा है और पानी की मात्रा भी ज्यादा है। और इसी वजह से आप देखोगे कई क्षेत्र में कई बार बाढ़ भी आ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुप्तिक नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का जो है निर्माण करती है। तो आप देखोगे ये बहुत सारे द्वीप नदी है। अब ये पूछा जा सकता है सर, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है द्वीप नदी है। द्वीप नदी का मतलब क्या होता है कि एक देखो, एक होता है हमारे द्वीप का मतलब क्या होता है? आइलैंड्स मतलब एक तरीके से एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। लेकिन द्वीप नदी क्या होती है? नदी द्वीप क्या होते हैं? उल्टा बोल लो, नदी द्वीप क्या होते हैं? नदी द्वीप ऐसे द्वीप होते हैं जो नदी के बीच में होते हैं। द्वीप जो है हमारे वो समुद्र के बीच में होते हैं जनरली, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे द्वीप बनते हैं जो कि एक तरीके से नदी के बीच में बनेंगे। तो आप देखोगे ना, यहां पर ये जो नदी है ये काफी स्पीड में बह के आती है। और आप देखोगे जैसे ये ब्रह्मपुत्र जो हमारे असम में आएगी तो बहुत सारी नदियां इसमें बनती है, पानी वानी बनाती है और बहुत सारी सिल्ट होती है। तो सिल्ट से आप देखोगे कई सारे जो द्वीप होते हैं नदी में, है ना, नदी जा रही है, मान चलो नदी जा रही है ना, नदी आ रही है, बहुत सारे सिल्ट है, तो बीच बीच में सिल्ट जमा हो जाते हैं। तो बीच बीच में आपको जो है एक तरीके से बहुत सारे, जैसा आपको दिख रहा होगा ये नदी जा रही है सर, तो बीच बीच में आपको कई सारे क्या मिल रहे हैं? कई सारे द्वीप देखने को मिल रहे हैं, साइड में नदी निकल रही है ना। इसलिए आप देखोगे बहुत सारी जो नदी द्वीप होते हैं इनका निर्माण किया जाता है। तो आप देखोगे कि जो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, विश्व रिकॉर्ड है सबसे बड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? माजुली, है ना, माजुली बोलते हैं। माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा आपको नदी द्वीप देखने को मिलता है, यानी कि नदी के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है सर, है ना। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? चलिए, अब यहां पे बोला जा रहा है कि वर्षा ऋतु के टाइम पर क्या होता है, तो वर्षा ऋतु के टाइम पर होता यह है कि नदी का जो है बहाव बहुत तेज हो जाता है, कभी कभी किनारों से ऊपर आ जाती है। और एक तरीके से आप देखोगे असम के कई सारे क्षेत्र में ये बाढ़ भी ले आती है। इस साल आई थी भाई, इस साल भी आप देखोगे बाढ़ आई थी, हर साल होता है सर, है ना। तो असम के क्षेत्र में, बांग्लादेश के क्षेत्र में बहुत अधिक जो है एक तरीके से आप देखोगे कभी कभी ये नदी हानि पहुंचाती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे कि दिक्कत क्या होती है, बहुत सारी सिल्ट भी अपने साथ में लाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सिल्ट नीचे, नदी का जो तल होता है इसमें बहुत सारी मिट्टी, बालू, सिल्ट वगैरह जमा होती रहती है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि नदी की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होगा? नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धाराओं के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो समझो यहां पे सिंपल सी बात बोली जा रही है, एक तरीके से आप देखोगे कि नदी जो होगी वो अपनी धाराओं को बदलती रहेगी सर, ठीक है ना। नीचे सिल्ट डिपॉजिट हो गई है, बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट हो गई है सर। अब जो है नदी का जो बहाव है और ज्यादा तेज हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा सर? इसकी वजह से होगा ये कि नदी का पानी बाहर आ जाएगा और यही नदी का पानी जो होगा यही नदी का जो पानी होगा एक तरीके से आप देखोगे कि आपको प्रॉपर तरीके से
है ना, आसपास के इलाके में घुसता हुआ दिखाई देगा, और नदी कभी कभी अपने रास्ते भी बदल लेगी सर, है ना, नदी अपने रास्ते बदलती रहती है सर, क्लियर हुआ, नदी अपने रास्ते बदलती रहती है। अब आप सोच के देखो ना कि ये नदी है ना, अब यहां पे बहुत सारा सिल्ट जमा हो चुका है, तो क्या होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, तो आप देखोगे कि नदी अपना अलग रास्ता बनाएगी सर, अलग रास्ता बनाएगी सर, क्लियर हुआ ना। तो आप देखो यहां पे यही तो देखने को मिल रहा है आपको, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यही तो देखने को मिल रहा है ना आपको, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां क्या है सर, इनकी विशेषता क्या है सर। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय नदियां। यानी कि हमने एक तरीके से आप देखोगे कि हमने जो हिमालयन नदियां जो है इनके बारे में बात कर ली, जो कि 12 मासी नदियां थी। अब जल्दी से आप देखोगे हम बात कर लेते हैं हमारी एक तरीके से प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ठीक है ना। एक तरीके से आप देखोगे बड़ी ही पुरानी नदियां हैं, अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो ये हिमालयन नदियों से कई सारी पुरानी नदियां हैं। क्यों कि जो पूरा हमारा प्रायद्वीपीय वाला जो भाग है वो बहुत पुराना भाग है, और ये नदियां जो है बहुत पहले से बह रही हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए तो इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये जो नदियां होती हैं मौसमी होती हैं, यानी कि आप देखोगे जब मौसम होगा, बारिश वारिश जब आती है, मानसून आते हैं, तब यहां पर जो है आपको जल बहुत अधिक मात्रा में प्रवाह होते हुए दिखाई देगा। जब मौसम नहीं होता तो यहां पर जल की मात्रा जो है कम हो जाती है। अगर मैं हिमालयन नदियों की तुलना में बात करूं तो इनकी लंबाई कम होती है तथा छिछली होती है। एक तरीके से आप देखोगे हमारी जो हिमालयन नदियां थी वो बहुत ज्यादा क्या थी सर, एक तरीके से आप देखोगे स्पीड से आती हैं सर, बहुत स्पीड से आ रही हैं, फिर आप देखोगे बहुत लंबी यात्रा तय कर रही हैं सर। तो इनको एक तरीके से आप देखोगे, एक तरीके से आप देखोगे इनको फैलाव का समय बहुत मिल जाता है ना, और इनमें पानी की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। अगर उसी की तुलना में हम बात करें जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, तो एक तो इनकी लंबाई बहुत कम होती है। समझो हमारी जो इंदस नदी है, या फिर हम बात करें गंगा नदी की, सोच के देखो कितनी यात्रा तय करके आ रही है, लेकिन ये जो नदी है ये बहुत ज्यादा दूर यात्रा तय नहीं करती, छोटी सी नदी होती है, ज्यादा बड़ी नदियां नहीं होती, और ज्यादा लंबी यात्रा ये नहीं करती, और छिछली होती हैं। एक तरीके से आप देखोगे इनकी गहराई भी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट होता है। आप देखोगे बहुत ही अच्छी बात बोली गई है कि यहां पर अगर मैं जल विभाजन की बात करूं तो यहां पर आपको जल विभाजन कहां देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे जल विभाजन एक तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट, ये हमारे पश्चिमी घाट है सर, है ना, क्लियर हुआ। तो आप देखोगे कुछ नदियां जो है वो इधर जाती हैं सर, हमारे, है ना, अरब सागर में जाके मिल जाती हैं सर, अरब सागर में, है ना, और कुछ नदियां जो है, ज्यादातर जो नदियां हैं वो इधर की साइड जाती हैं, इधर ये वाला इधर साइड, इधर की साइड, है ना, इधर की साइड बहती है ना। और एक तरीके से हमारा जो पश्चिमी घाट है वो जल विभाजन की तरह काम करता है। अब यहाँ पे सबसे मेन सवाल ये आता है कि सर ये बताइए कि नदियां जो है इधर साइड ही कैसे बह रही हैं। तो आप देखोगे जो हमारा प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है वो हल्का सा तिरछा है सर, है ना। तो आप देखोगे नदियां जो होती हैं वो सीधी किधर की तरफ जाती हैं सर, पश्चिम की तरफ जा रही हैं सर, किसकी तरफ, सॉरी, पूरब की तरफ जा रही है। तो यहां पर यह भी सवाल आता है कि सर ये बताओ सारी नदियां जो है, ज्यादातर जो नदियां, अगर मैं तापी और नर्मदा नदी को छोड़ दूं, तो तापी और नर्मदा नदी को छोड़कर ज्यादातर जो नदियां हैं तो आप देखोगे वो कहां जाती हैं सर, वो एक तरीके से आप देखोगे हमारे किधर जाती है, इधर साइड आप जाती है, पूरब की साइड, और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहां पर सर, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। लेकिन आप देखोगे सिर्फ दो नदियां जो हैं, कुछ छोटी मोटी नदियां जो और भी हैं, लेकिन हां हमें सिर्फ दो मुख्य नदियों के नाम याद रखने हैं, एक तो है नर्मदा और दूसरी हमारी तापी। आप ध्यान से देखना फटाफट से, ये क्या है हमारे, आप देखोगे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हाँ ये आप देखोगे विध्यांस और सतपुरा की, ये हमारी क्या है सर, ये हमारी विध्यांस और सतपुरा की जो है हमारी पहाड़ है सर। आप देखोगे इनके बीच में, आप देखोगे, है ना, आप देखोगे इनके बीच में क्या, इनके बीच में नर्मदा बहती हुई जाती है, नर्मदा और तापी, और नर्मदा तापी दोनों इकलौती नदी ऐसी हैं जो अपने आप को अरब सागर में डालती हैं, अन्यथा आप देखोगे कि बाकी की सारी जो नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, सारी की सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नर्मदा और तापी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, है ना, नर्मदा द्रोणी के बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। किसकी तरफ बहती है, दोनों इकलौती नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। इनका जो एक तरीके से अपवाह तंत्र जो है वो पश्चिम की तरफ बहता है और इकलौता है सर। क्यों ऐसा, क्योंकि आप देखोगे ये जो दोनों नदियां हैं ये दोनों हमारी सतपुरा और विध्यांस, जो हमारी माउंटेन रेंज है, हमारी जो है ना हिमालय तो नहीं बोल सकते इनको, जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारे एक तरीके से आप देखोगे इनसे बहती हुई आती हैं सर। इसलिए आप देखोगे कि ये उधर साइड नहीं जाती है, सीधी सीधी बहते हुए कहां चली जाती है, अरब सागर में डुबकी लगा लेती हैं। जैसे मैं नर्मदा की बात करूं तो इसका उद्गम कहां से हुआ है सर, अमरकंटक पहाड़ियों से, जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा। देखो, है ना, ये हमारी जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, यहां पर आपको जो हमारे मध्य प्रदेश वाला हिस्सा जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है, यहां पर इसका जो है उद्गम देखने को मिलता है सर। प्रवाह की बात करूं, बहाव की बात करूं तो आप देखोगे पश्चिम की ओर आप देखोगे अलग अलग जो हमारी घाटियां हैं, है ना, अभ्रंश घाटियां जो है वहां से बहती हुई आती हैं। आप देखोगे ये जो घाटियां हैं ये बहुत पुरानी घाटियां हैं, इनको हम सतपुरा और विध्यांस,
करके इनको नाम देते हैं हम। विंध्याचल की बात करें, सतपुरा की हम बात करें, जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों से बहती हुई आती हैं, इन पहाड़ियों को काटती हुई आती हैं। इन्हीं पहाड़ियों को हम क्या बोल देते हैं? ब्रंश पहाड़ियां बोलते हैं, रिफ्ट वैलीज बोलते हैं, जो कि एक तरीके से प्रॉपर दो घाटियों को काटते हुए आती हैं सर। दो घाटियों के, है ना, आप देखोगे ये दो घाटियों के बीच में बहती हुई आएंगी सर, बीच में बहती हुई आएंगी सर। विशेषताओं की हम बात करें तो आप देखोगे जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से गहरे गौरजों से बहती हैं और, है ना, धुआंधार प्रपात का जो है निर्माण करती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे झरने वगैरह जो है उनका निर्माण भी करती हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियां जो है बहुत सारा जो हमारा जो संगमरमर के जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े आपको संगमरमर के पत्थर वगैरह देखने को मिलते हैं, वहां से बहती हुई आती हैं और एक तरीके से बड़े बड़े जो हमारे प्रपात है, यानी कि जल, एक तरीके से वाटरफॉल जो है ना, इनका जो है निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ ना? झरनों का निर्माण करती हैं। ठीक है सर। आप देखोगे इनको बचाने के लिए नमामि देवी नर्मदे योजना भी एक तरीके से शुरू की गई थी। चलो ठीक है। तापी द्रोणी की हम बात करें, तापी द्रोणी की हम बात करें तो आप देखोगे ये इसका उद्गम कहां हुआ है, तो उसका उद्गम भी आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां पर सर? तो बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में। तो सतपुड़ा और विंध्याचल की हम बात करें तो देखो ये हमारे विंध्याचल से बहती हुई आ रही है और ये हमारी क्या सर? ये हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, इनके बीच से बहती हुई आती है। आपका सवाल ये आएगा सर, एक बात बताओ, ये इधर क्यों नहीं जा रही? ये बता दो, ये इधर क्यों नहीं जा रही? इधर भी तो जाना चाहिए। ये इधर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये दोनों ही नदियां जो है वो दोनों बड़ी बड़ी जो हमारी घाटियां हैं, है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल की हम बात करें, ये दोनों जो पहाड़ी श्रृंखला है इन दोनों के बीच से बहती हुई आ रही है। तो समझो कि इनको एक तरीके से पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है ना, इधर से बहती हुई जा रही है ना। तो ये जो पहाड़ियां हैं कैसे जाती हैं सर? इधर की तरफ जाती हैं। तो नदी का रास्ता बना हुआ है अपने आप, नदी का अपने आप रास्ता बना हुआ है, तो नदी सीधे इन दोनों घाटियों के बीच में से बहती हुई जाएगी और सीधे कहां डुबकी लगाएगी? तो हमारे अरब सागर में, इधर की तरफ। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो आप देखोगे दोनों ही नदी जो है एक तरीके से आप देखोगे कि, है ना, अलग अलग जो हमारी पहाड़ियां हैं, चाहे मैं बात करूं सतपुरा की पहाड़ियां, चाहे मैं विंध्याचल की पहाड़ियों की बात करूं, इन दोनों ही पहाड़ियों से जो है बहती हुई आती हैं और अपने आप को जो है कहां झोंक देती हैं सर? तो अपने आप को जो एक तरीके से आप देखोगे अरब सागर में झोंक देती हैं। क्लियर हुआ? फिर आप देखोगे हम गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो आप देखोगे सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है सर? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है सर? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी आपको जो है देखने को मिलती है हमारी गोदावरी की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ मुख्य हमारी सहायक नदियां भी हैं, पूर्णा, वर्धा, है ना, प्रायता, मांजरा, वेंगंगा, पेनगंगा की हम बात करें तो ये सब क्या है सर? इसकी जो है कुछ आपको मेन एक तरीके से नदियां कुछ इसकी सहायक नदियां देखने को मिल जाती हैं सर, है ना। क्लियर हुआ? ये हमारी क्या है? महाराष्ट्र से आती है सर। कहां से आती है? महाराष्ट्र से। इसका उद्गम कहां से होता है सर? महाराष्ट्र में एक जिला है नासिक जिला, जो कि महाराष्ट्र में एक तरीके से हमारा जो पूरा ये हमारा पश्चिमी घाट वाला जो हिस्सा है, महाराष्ट्र का जो पूरा पश्चिमी वाला घाट वाला जो हिस्सा है, ये पूरा पश्चिमी घाट का हिस्सा है, देखो, है ना, पूरा ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आप थोड़ा सा देखोगे तो ये कुछ ऐसा इंडिया है, तो ये हमारा पश्चिमी घाट का हिस्सा है। क्लियर हुआ? यहां से आप देखोगे नासिक जो जिला है यहां से बहती हुई आती है, बहुत ही सुंदर जिला है सर। और आप देखोगे पश्चिमी घाट के जो ढलान है उससे बहती हुई आती है और इसकी लंबाई करीबन आपको 1500 किलोमीटर की देखने को मिलती है। ये बहकर कहां जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा लेती है। क्लियर हुआ ना? चलिए, इसका अगर मैं अपवाह तंत्र की बात करूं तो बहुत ही विशाल है सर। प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात करें सबसे विशाल इसी का आपको देखने को मिलता है सर, है ना। आप देखोगे इसकी द्रोणी महाराष्ट्र कहां से बह के जाती है, आप देखोगे, यानी कि कहां से ये पानी रिसीव कर रही है। तो आप देखोगे महाराष्ट्र की हम बात करें तो नदी जो है 50% भाग बहता है। उसके अलावा आप देखोगे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका कुछ भाग बहता है। तो इसका जो 50% भाग है, सबसे ज्यादा भाग कहां बहता है सर? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के शुरू से ही ये निकल जाती है ना, शुरू से ही आप देखोगे ये निकलती है महाराष्ट्र से। तो ज्यादातर इसका हिस्सा जो है 50% लगभग हिस्सा जो है इसका कहां बहता है सर? महाराष्ट्र में। बाकी का जो हिस्सा है इसका मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहता है। अगर मैं बात करूं किसकी भाई? महानदी कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे अगर मैं महानदी के बारे में बात करूं, महानदी द्रोणी के बारे में बात करूं, तो आप देखोगे ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है आपको, है ना, ये छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि जो है, छत्तीसगढ़ का हमारा जो पूरा जो पठार वाला हिस्सा है, पठारी क्षेत्र जो है, यहां से, है ना, कहां बहती है सर? तो उड़ीसा से बहते हुए, यानी कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा प्लस उड़ीसा का हिस्सा फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है सर। इसके बाद बात मैं इसकी लंबाई की बात करूं 860 किलोमीटर की है। और आप देखोगे अपवाह द्रोणी की हम बात करूं, कहां से ये पानी रिसीव कर रही है, तो आप देखोगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, यहां से प्रॉपर बहती हुई जाती है। कृष्णा द्रोणी की हम बात करें तो कृष्णा द्रोणी का कहां से उद्गम हुआ है सर? कहां से ऑरिजिनेट हुई है? तो ये भी हमारे पश्चिमी घाटों से ऑरिजिनेट हुई है सर। आप देखोगे महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में एक जगह पड़ती है, उसको हम बोलते हैं महाबलेश्वर, यहां से इसका स्रोत है। और आप देखोगे लगभग 1400 किलोमीटर की जो है बहती है सर, 1400 किलोमीटर बहकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है सर। ठीक है सर। प्रमुख सहायक नदियों की हम बात करें तो आप देखोगे तुंगभद्रा, कोयना, है ना, घाट प्रवाह, मूसी तथा भीमा। अच्छा, अब्बा द्रोणी यानी कि कहां से बहती हुई आती है सर? कहां से पानी आ रहा है इसमें? कौन कौन सी नदियां आ रही हैं सर? किन किन राज्यों से बहती हुई जा रही है? तो आप देखोगे महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से एक तरीके से बहती हुई जाती है ना। और अपनी डुबकी कहां लगाती है सर? तो आप देखोगे अपनी डुबकी लगाती है बंगाल की खाड़ी में। तभी मैंने बोला कि ज्यादातर जो नदियां हैं ये अपनी डुबकी कहां लगाती है सर? बंगाल की खाड़ी में लगाती है। उसके बाद आप देखोगे कावेरी की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे ये हमारी कावेरी है ना, ये वाली, है ना। आप देखोगे, हाँ, कावेरी की उद्गम की हम बात करें तो आप देखोगे पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से है सर। आप देखोगे तमिलनाडु से कुडुरुल की हम बात करें,
है ना, उसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये हमारी क्या है, यहां पर आप देखोगे ना, थोड़ा सा यहां पर इधर इधर साइड की हम बात करें, है ना। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, अमरावती, भवानी, हेमावती, है ना, और हमारी काबिनी। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं इसकी विशेषता की, तो यह नदी जो है एक तरीके से प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में लगभग पूरे साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी और निचले जल ग्रहण क्षेत्रों में अलग अलग मानसून स्थिति पैदा होती है। बहुत अच्छी बात बोली गई, याद रखना कि यहां पर आपको एक चीज अलग दिखेगी कि क्योंकि आप देखोगे ना, क्योंकि इसका बहुत सारे जो भाग है आप देखोगे तमिलनाडु में भी बहता है, तमिलनाडु में भी आपको बहुत सारा इसका जो भाग है वो बहता हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह से यहां पर बोला गया है, क्या बोला गया है सर, क्या बोला गया है, इसकी वजह से यहां पर बोला गया है कि ये, क्योंकि समझो कि जब मानसून लौट के जा रहे होते हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारा जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहां पर भी बारिश हो जाती है, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र है हमारा, है ना, यहां पर बारिश वारिश हो जाती है। तो आप देखोगे, अगर मैं दूसरी नदियों की तुलना की बात करूं, अगर मैं दूसरी नदियों की तुलना की बात करूं तो यहां पर आपको अच्छा खासा जो पानी वानी है वो आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा आपको कावेरी नदी में जो है पानी वानी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप देखोगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी, तो यहां पे एक तरीके से आप देखोगे सर्दियों के टाइम पर भी कुछ हिस्से में आपको यहां पर बारिश वारिश होते दिखाई देगी जब मानसून लौट के जा रहे होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे ना, मानसून का समय जो होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर हुआ ना। तो इसका जो ऊपरी और निचला जो जल ग्रहण क्षेत्र है, नीचे वाला जहां पर एक तरीके से बिल्कुल नीचे है ना, ऊपरी की बात करें, नीचे की हम बात करें, नीचे वाले क्षेत्र की बात करें, तो यहां पर मानसून वाला जो समय अलग है। ऊपरी वाले क्षेत्र की बात करें, यहां से जो निकली है वहां पे आपको जो मानसून का टाइम होगा वहां पर आप मानसून के टाइम पर आपको बारिश मिलेगी। जब ये इसका निचला वाला जो भाग है, यानी कि जब ये तमिलनाडु से होती जाती है नीचे, है ना, फिर जब डुबकी लगाती है ये बंगाल की खाड़ी में, तब आप देखोगे जब हमारा मानसून लौटता है तो आप देखोगे बहुत सारा पानी इधर से लेके आता है और एक तरीके से इस क्षेत्र में बहुत सारा वर्षा हो जाती है। मानसून जब जाता है तो करके जाता है सर, है ना, बारिश वारिश करके जाता है। तो एक तरीके से आपको यहां पर पानी ज्यादा अधिक दिखता है अगर मैं दूसरे नदियों का कंपेयर करूं, तुलना करूं तो। ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। कावेरी नदी की हम बात करें तो आप देखोगे भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, है ना, शिव समुद्र कावेरी नदी बनाती है। बहुत ही बढ़िया, है ना, यानी कि एक तरीके से ये इतना बड़ा जो वाटरफॉल देख रहे हो, है ना, दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है ना, एक तरीके से इसका शिव समुद्र बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा हमारा वाटरफॉल है। ये कौन बनाती है सर, कावेरी नदी बनाती है सर। अन्य पूर्व प्राय नदियों की हम बारे में बात करें तो और भी कई सारी आ जाती हैं। तो आप देखोगे जैसे हमारी दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी की हम बात करें, सुवर्ण की हम बात करें, तो ये सब जो हमारी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ जो बहती है, यानी कि इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। इनको जो है इतना याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ना। आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और, हाँ एक चीज और, कि ये हमारा जो ये मैंने बताया था ना, ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला जो है ये कहां पर है, तो आप देखोगे कर्नाटक में आती है। तो ये पूरा जो कर्नाटक वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो पूरा कर्नाटक वाला हिस्सा है, यहां से सी ऑरिजिनेट हुई है, यहां से ऑरिजिनेट हुई है। कर्नाटक वाला जो हिस्सा है हमारा, यहां से ऑरिजिनेट हुई है। तो ब्रह्मगिरी जो हमारी ये पूरी जो हमारे पश्चिमी घाट है, ये कौन सा हिस्सा है, तो ये कर्नाटक वाला हिस्सा है। ब्रह्मगिरी जो आता है कहां पर आता है, तो कर्नाटक वाले हिस्से में ये देखने को आपको मिलता है। मैंने बता नहीं पाया था, आई एम रियली सॉरी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं भारत का मनमोहक झील। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे झीलों के बारे में बात की जा रही है, यानी कि देखो जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जब हम अफवाह के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किसके बारे में बात करेंगे सर, हम एक तरीके से झीलों के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। तो आप देखोगे परिचय की हम बात करें थोड़ा सा, झील क्या है सर, आप देखोगे पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम झील बोलते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर वाले जो हिस्से हैं जहां पर आपको किसी एक जगह पर, है ना, पानी बहता नहीं है। यहाँ पर आप देखो किसी एक जगह पर आपको पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा मिलता है, और जहां पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, जमा होता है, उसको हम झील बोल देते हैं। उदाहरण में आप देखोगे हमारी जो डल झील हो गई, है ना, कश्मीर की घाटी की हम बात करें तो डल झील जो है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा फेमस है, डल झील हो गई। और भी कई सारी झीलें हैं, उसकी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। भारत में आपको बहुत सारी झीलें देखने को मिलती हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है सर। ये अधिकतर झीलें जो है स्थायी होती हैं तथा कुल, है ना, कुछ में जो है केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोला गया है कि अगर मैं बात करूं झीलों के बारे में, तो झीलों में आपको बहुत सारी विविधताएं मिलती हैं। कुछ में आपको 12 मास पानी देखने को मिलेगा, या फिर कुछ में आपको जो हमारे प्रायद्वीपीय झीलें हैं, बहुत सारी ऐसी झीलें जो समुद्र के आसपास होती है, वहां पर आपको पूरे साल पानी देखने को मिलेगा। और कुछ झीलें ऐसी होती हैं जहां पर सिर्फ वर्षा के टाइम पर, मानसून के टाइम पर जो है पानी देखने को मिलता है। झीलों की हम बात करें तो झीलों के जो निर्माण हुआ है झीलों का, वो अलग अलग तरह से हुआ है। जैसे आप देखोगे जो हमारी विवर्तन, ये क्या बोलते हैं इसको, टेक्टोनिक बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या ही पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। विवर्तनिक, है ना, विवर्तनिक की हम बात करें तो विवर्तनिक का मतलब होता है टेक्टोनिक। मैं तो खैर टेक्टोनिक ही बोलता हूं, मुझे हिंदी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यार पढ़ने में, है ना। तो विवर्तनिक की हम बात करें, टेक्टोनिक की हम बात करें, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स है ये हमेशा मूव करती रहती हैं।
हमारी पृथ्वी के अंदर आप देखोगे हलचल मची रहती है ना। हमारे पृथ्वी के अंदर जो मेंटल वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा लावा वगैरह भरा हुआ है, और यहाँ पर तुरंत आप देखोगे बहुत सारी जो कन्वेंशनल गतिविधियां हैं वो चलती रहती हैं सर। इससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी वाली जो सतह है वो एक तरीके से आप देखोगे कहीं ना कहीं इधर उधर होती रहती है, हिलती रहती है, हिलती रहती है। और जब हिलती है अलग अलग तरीके से हिलती है, ऐसे हिलती है सर, ऐसे हिलती है सर, ऐसे हिलती है, तो अलग अलग तरीके से आपको जो है एक तरीके से ये गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम टेक्टोनिक एक्टिविटी बोल देते हैं। अब आप जैसे देखोगे ना, ये जो फिगर दे रखा है इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स जो है हमारी, एक तरीके से आप देखोगे आपको ऐसे दिखाई देंगी, है ना, इधर मूव कर रहे हैं। तो आप जब इधर मूव करेंगे तो क्या होगा, बीच में गड्ढा हो जाएगा। तब ये गड्ढा हो गया, अब गड्ढा में आप देखोगे पानी भर जाएगा तो झीलें बन जाएंगी। फिर आप देखोगे जब आपको बहुत सारी जो ऑक्सबो लेक जो होती हैं, गोखुर झीलें बोलते हैं उसको हम, ऑक्सबो लेक बनती हुई दिखाई देंगी सर। ऑक्सबो लेक बनती हुई दिखाई देंगी सर। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, देखो ये एक अलग टॉपिक है। जब नदियां अपनी दिशाएं बदलती हैं सर, जब नदियां अपनी दिशाएं बदलती हैं तो आप देखोगे कि एक भाग ऐसा होता है जो नदी से अलग हो जाता है, और एक तरीके से आप देखोगे ये जो झील होती है, एक तरीके से आप देखोगे जो गोखुर जो होता है, ये कुवड़ जो होता है, ऐसे आप देखोगे ना कुवड़ की तरह जो है बनता है। फिर आप देखोगे बहुत सारी जो नदियां होती हैं वो कौन बनाता है, ग्लेशियर बना देते हैं। ग्लेशियर अपने आप में बहुत ज्यादा भारी होते हैं, जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो आप देखोगे, है ना, नीचे जो जमीन होती है ग्लेशियर के तो वो खाली हो जाती है, गड्ढा बन जाता है, तो वहां पर आपको झील बनते हुए दिखाई देगी। तो ग्लेशियर भी एक तरीके से बहुत ज्यादा अपर्दन करते हैं, तो उस अपर्दन की वजह से आप देखोगे आपको बहुत सारी क्या बनेंगी, झीलें बनती हुई दिखाई देंगी। फिर आप देखोगे अलग अलग आपको झीलों, अलग अलग जगहों पर आपको बहुत सारी सैलिन जो लेक्स होती हैं, जो खारे पानी की झीलें जो होती हैं वो आपको बनते हुए दिखाई देंगी। जैसे हम बात करें राजस्थान में खारे पानी की झील है जो आपको, जिसको हम सांबर झील बोलते हैं, और इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आपको अलग अलग तरह की जो झीलें हैं, ये खैर आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी झीलें हैं सर। आप देखोगे थोड़ा सा और मैं आगे बात करूं तो आप देखोगे मानव निर्मित झीलें, यानी कि जो इंसानों ने बनाई है। तो आप देखोगे इसमें एक उदाहरण आता है हमारा गुरु गोविंद सागर का, जो कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना के अंदर जो है इसको बनाई गई थी। क्लियर हो ना। ये एक तरीके से आप देखोगे जल विद्युत उत्पादन के लिए जो है नदियों पर बांध बनाने के भी जो है झील का निर्माण हो चुका है। तो आप देखोगे एक तरीके से आप देखोगे कि हमें क्या करना था, हमें एक तरीके से, है ना, बाढ़ को बचाना था, हमें एक तरीके से बिजली का निर्माण करना था। तो हमने अलग अलग बांध बनाए, और बांध भी एक तरीके से क्या है, बांध भी एक तरीके से बहुत बड़ा जलाशय है। बांध भी एक तरीके से क्या है, बहुत बड़ी झील ही तो है भाई, जलाशय है। अरे बांध में करते क्या हो, बांध क्या होता है, ये कोई बांध थोड़ी ना है, ये तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। बांध तो पूरा ये आप जो पानी आपने इकट्ठा किया हुआ है वो है बांध। तो एक तरीके से इसको मानव निर्मित झील बोल देते हैं। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं सर, इसका उपयोग आप देखोगे हम एक तरीके से आप देखोगे हम बिजली वगैरह बनाने के लिए करते हैं। भाखड़ा नागल की बात करें, बहुत अलग अलग आपको परियोजना दिखेंगी जहां पर आपको बड़े बड़े जलाशय बनते हुए दिखाई देंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए ये किस लिए लाभमंद होते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया भाई। बाढ़ नियंत्रण की हम बात करें, सूखे के मौसम में एक तरीके से आप देखोगे जहां पानी की कमी है वहां पानी भेज दो नहर के द्वारा। फिर आप देखोगे जल विद्युत की हम बात करें तो इन सब में आप देखोगे ये इसका इस्तेमाल होता है। याद रखना यहाँ पे झीलों को एक तरीके से, है ना, जो बांध है उनको जलाशय बोला गया है, और जलाशय को यहाँ पर झील बोल दिया गया है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ। ये सारी चीजें हो गई सर। अच्छा, अर्थव्यवस्था की हम बात करें, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो आप देखोगे अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अर्थव्यवस्था में। अगर मैं बात करूं किसका सर, अगर मैं नदियों की बात करूं तो इनका अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से हम बात करें तो आपको अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स नदियों के बनते हुए दिखाई देंगे सर। आधुनिक काल की हम बात करें, आधुनिक काल में भी है सर। आप देखोगे इसका इस्तेमाल कृषि के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए। इसका इस्तेमाल जो आप देखोगे, है ना, नौ संचालन के लिए करते हैं, नाव चला, नेविगेशन के लिए। भाई आप देखोगे जलमार्ग से आप देखोगे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। हमारे भारत में आपको कई सारे आपको जलमार्ग देखने को मिल जाते हैं। फिर आप देखोगे जल विद्युत के लिए इस्तेमाल, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है सर। क्लियर हुआ ना। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है सर। अब होता क्या है सर, हमने क्या किया सर, हमने बहुत ज्यादा, अब यहां पे लास्ट में यही टॉपिक है कि हमने अपनी नदियों को बहुत ज्यादा तंग कर दिया भाई। हमने एक तरीके से बहुत ज्यादा औद्योगिक प्रदूषण किया है, और घरेलू और शहरी अपशिष्ट, और आप देखोगे हमने एक तरीके से कृषि प्रदूषण भी किया है। जितने भी गंदगी होती है वो सब कहां जाती है सर, आप देखोगे ये सब जो है नदियों में जाती है। जितना भी घर का कचरा जो होता है कहां जाता है, नदियों में जाता है। इससे हुआ ये कि हमारी नदियों की जो एक तरीके से क्वालिटी जो थी खराब हो गई सर। प्रभाव ये पड़ा कि इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि जल की निकासी जो है वो एक तरीके से, जल की निकासी होती थी, इसका एक तरीके से आयतन जो था घट गया सर। गंदगी इतनी जमाए, देखो कितनी गंदगी है सर। और ना सिर्फ जल की गुणवत्ता में, बल्कि आप देखोगे जल नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता कम हो गई। अब होता क्या है, नदी की खुद कैपेबिलिटी होती है, नदी प्राकृतिक रूप से अपने को साफ कर लेती है। अब जो प्राकृतिक रूप से अपने आप को साफ कर रही है वो क्षमता भी कम हो चुकी है नदी की, है ना। क्लियर हुआ ना। ये सारी चीजें हैं सर। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात करें। सरकारी पहल हुई, बिल्कुल हुई सर। आप देखोगे गंगा एक्शन प्लान लिया गया ताकि 1985 में, ताकि जो है गंगा की सफाई की जा सके। फिर हमने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना स्टार्ट की 1995 में, है ना। तो इसमें आप देखोगे गंगा जो नदी है हमारी, इसमें आप देखोगे इसमें गंगा के लिए ही सारी, है ना। 1995 में आप देखोगे गंगा कार्य योजना का विस्तार किया। अन्य नदियों को जोड़ने के लिए जो है इसका एक तरीके से इसका जो है निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य भी यही था कि एक तरीके से जल में जो प्रदूषण है, यानी कि आप देखोगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का मेन मुद्दा क्या था, मेन एम यही था कि हमें क्या करना है, हमें जल में जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम करना है
हाँ, और किस तरीके से जलीय गुणवत्ता को हमें बढ़ाना है, यही हमारा मेन उद्देश्य था हमारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का, कि हमें जल का एक तरीके से जल की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जल में जो गंदगी है, जल में जो प्रदूषण है उसको कम करना है सर। एक तरीके से आप बोल सकते हो नदियां जो हम एक तरीके से क्या है सर, नदियां जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, बिना नदियों के कुछ भी नहीं है, हम प्यास से मर जाएंगे, है ना, और ना ही कोई औद्योगिकरण हो पाएगा, इसलिए हमें नदियों को स्वच्छ बना के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा एंड हुआ इस चैप्टर का। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बताइएगा भाई चैप्टर कैसा लगा, और हाँ, होमवर्क जो दिया है ना करना जरूर, ठीक है ना। चले, बाय बाय, टेक केयर।